हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, अब इसमें प्रोसेस में लगभग धीरे धीरे आता जा रहा है। जो यूपीएचईएससी था, अब ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग। असिस्टेंट प्रोफेसर के इसमें 2 टेस्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं। टेस्ट सीरीज इसकी जल्दी शुरू करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसकी जहां तक है 31 मार्च से इसकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, 1-2 दिन बाद से ही, क्योंकि अब इसमें एग्जाम है जो आपका लगभग ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा, क्योंकि अभी एमपीपीएससी का भी उन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस किया है मध्य प्रदेश का, तो वो भी जस्ट इलेक्शन के बाद का ही है। 9 जून को उन्होंने एग्जाम अनाउंस किया, एग्जाम डेट। तो ऐसा लग रहा है, शुरू से लग रहा था अभी ये जब से ये नया आयोग बना है कि इलेक्शन के बाद ही करवाएंगे एग्जाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेट्स बिगिन। साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान हुई थी? साइमन कमीशन, इसका ये नियुक्ति हुई थी, उस टाइम पे वायसराय कौन था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन को स्वीकार क्यों नहीं किया गया था? भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। तो ये स्टेटमेंट बेस भी पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा सही है या गलत स्टेटमेंट है। तो वो है इसमें कि भारतीयों ने इसको स्वीकार इसलिए नहीं किया, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये सही है। अब वायसराय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस टाइम पे वायसराय थे। देखिए, वापस से शुरू करवाएंगे, पूरा डिटेल में आपको इसको यहाँ समझा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके सिलेबस में है वो सब पहले भी करवाया हुआ है। यूपीएचएससी के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे पूरे। लगभग पहले करवाए थे 90 के आसपास टेस्ट हैं, 70 के आसपास टेस्ट अभी करवाए हैं। एडवर्टाइजमेंट 51 में, 90 के आसपास एडवर्टाइजमेंट 50 में करवाए थे, और अभी ये नया शुरू करेंगे इसका। हाल ही में खबरों में रही समृद्ध योजना का संबंध किससे है? समृद्ध योजना, इसका संबंध किससे है? यह भी चर्चा में रही है। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उस मंत्रालय का है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। और ये स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। ये जो समृद्ध योजना है, इसका संबंध किससे है? स्टार्टअप से। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि शुरुआती चरणों में जो इनिशियल स्टेज है उसमें स्टार्टअप को सहयोग देने की इन्होंने ये अनाउंस किया है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर के नाम से, ताकि जो इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसकी शुरुआत की जा सके। और स्टार्टअप को फंड देने के लिए, जो भी लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं अपना कोई काम, उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड देने के लिए, सहायता के लिए, उसमें ना सिर्फ फंड है बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी है साथ में। और उसी के लिए ये इन्होंने डिजाइन किया है समृद्ध योजना। – 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? देखिए, 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत सारी चीजें इस एक्ट से ली गई है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो संविधान बना है उसमें बहुत सारी चीजें इसी एक्ट से ली गई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। अब इसमें क्या था? भारत सरकार, इसमें इस अधिनियम ने क्या कर रखा था, एक तो सेंटर और प्रोविंस, उस टाइम पे केंद्र और प्रांत हुआ करते थे, तो सेंटर और प्रांतों के बीच में ये पावर को डिवीजन कर रखा था इसने। एक तो था सेंटर और दूसरा प्रांत। लेकिन जो इसमें अवशिष्ट शक्ति थी, संघीय सूची केंद्र के लिए थी,
और जो प्रांतीय सूची थी वो प्रांत के लिए थी। अभी भी क्या है, अभी भी सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। तो जो केंद्र की सूची में है वो केंद्र सरकार के काम है, जो राज्य की सूची में है वो राज्य सरकार के काम है, और समवर्ती सूची है एक। वैसे ही उस टाइम पे हुआ करता था अवशिष्ट शक्ति, इसको कहते हैं रेजिडुअल पावर। जो रेजिडुअल पावर था वो किसके पास थी? तो रेजिडुअल पावर है ये उस टाइम जो वायसराय हुआ करता था उसके पास होती थी 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। टीचर जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए शिक्षक की कथनी और करनी में। ये किसने कहा है, ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो एक तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों देख लेते हैं। इसमें आप लेजिस्लेटिव असेंबली को और ले लीजिए, और फिर उसके नीचे कहीं पे जो एक और रहता है विधान परिषद, विधानसभा के अलावा, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है तो वहां एमएलसी होता है, एमएलसी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 35 पूरी कर चुका हो, 35 साल की एज होनी चाहिए कम से कम, और लोकसभा का मेंबर बनने की उसकी योग्यता रखता हो। तो अब आगे देखेंगे लोकसभा का मेंबर के लिए क्या एज है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो। राष्ट्रपति उसको बनाया जा सकता है जो ना तो किसी केंद्र सरकार में कोई पद पे हो, ना राज्य सरकार में किसी पद पे हो, भारत का नागरिक हो और मिनिमम 35 साल 35 ईयर की उसकी एज हो। ये है राष्ट्रपति के लिए। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसका मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए, 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। अपर हाउस है राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। राज्यों में जो विधानसभा है, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए, जिसको एमएलए कहते हैं, 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, और एमएलसी बनने के लिए 30 ईयर होनी चाहिए। तो ये एक इस क्वेश्चन में सबकी एज का आ गया है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, एमपी और एमएलए बनने के लिए 25, बाकी राज्यसभा और एमएलसी बनने के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। आप अपने हिसाब से इसको जैसे चाहे याद रख लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याओंडे डिक्लेरेशन, देखिए ये चर्चा में था, ये एक्चुअली ये मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन हुआ था। टोटल इसमें 11 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसमें जो मलेरिया से लोगों की मौत हुई है वहां, उसके लिए ये उसको समाप्त करने के लिए ये डिक्लेरेशन किया था। इस डिक्लेरेशन का जो उद्देश्य है वो यही था, जो बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कमी है उसको दूर करना, इस तरीके की चीजें इसमें याओंडे डिक्लेरेशन में की गई थी। 11 अफ्रीका देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स ने ये डिक्लेरेशन साइन किया है। लेकिन ये हुआ कहाँ था, ये याओंडे कहाँ है? तो याओंडे है
अफ्रीका में एक देश है कैमरून, और कैमरून की कैपिटल क्या है? कैमरून की राजधानी है याओंडे। इसका करेक्ट आंसर डी है, याओंडे कैमरून की राजधानी है, वहां पे हुआ था ये। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट आकार सीमा क्या है? देखिए, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। आपका जीमेल है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, या फिर उसमें ईमेल अटैच कर रहे हैं कुछ भी, तो कितना मैक्सिमम कितना अटैचमेंट कर सकते हैं आप अपने जीमेल के साथ में। तो ईमेल अटैचमेंट की जो मैक्सिमम है, इसमें लिमिट है, वो 25 MB है। एक अटैचमेंट की बात हो रही है। भाई उसको आपको ऐसे नहीं देखना है, जैसे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाएंगे। मैं समझा दूं कि हमने तो 25 MB से भी ज्यादा का मेल किया हुआ है। देखिए, ईमेल अटैचमेंट में 25 MB तक कर सकते हैं, लेकिन 25 MB से अगर ज्यादा हुआ तो फिर ये ऑटोमेटिकली गूगल क्या करता है, जीमेल क्या करता है, आपके गूगल ड्राइव का लिंक बना देता है, तो ये फिर गूगल ड्राइव में शेयर होता है। अदरवाइज ईमेल जो नॉर्मली है वो 25 MB तक ही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 25 से बड़ी फाइल है अगर साइज में 25 MB से, तो फिर वो गूगल ड्राइव का लिंक बन जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? देखिए, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति काम कर लेता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति का काम कौन करता है? जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस काम को करता है। अब ऐसा भारत में कब हुआ है? ऐसा भारत में केवल एक बार हुआ है। ये कब हुआ है? 1969 में। 1969 में जब राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का 3 मई 1969 को निधन हो गया था। उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो थे VV गिरी। VV गिरी ये राष्ट्रपति बने थे, बने नहीं थे एक्चुअली। VV गिरी उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। जाकिर हुसैन के निधन के बाद जो उपराष्ट्रपति थे उस टाइम के VV गिरी, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभाला था। लेकिन 1969 में VV गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इसने दोनों पदों से इस्तीफा दिया। VV गिरी के पास उपराष्ट्रपति का पद था, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने दोनों पदों से इस्तीफा दिया। और जब दोनों पदों से इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति की तो डेथ हो गई थी और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था, तो दोनों पद खाली थे। उस टाइम राष्ट्रपति का कार्यभार जो उस टाइम के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिदायतुल्लाह, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, उन्होंने ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और ये कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 20 जुलाई से और 24 अगस्त 1969 तक। 20 जुलाई से और 24 अगस्त 1969। देखिए, बहुत सारे लोग इसको लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो वो जरूर कर दीजिए। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का संक्षिप्त रूप क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है, डाटा प्रोसेसिंग, इसमें SAP क्या है? SAP देखिए एक फ्यूचर प्रूफ क्लाउड है एक्चुअली। ये जो ट्रेड होगा उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस नेक्स्ट जनरेशन की जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको ये पावर देगा, ये कंफर्म है। और उसी के लिए ये SAP सॉफ्टवेयर है, ये एक तरीके का जो डेटा का प्रोसेस है, जो डेटा की प्रक्रियाएं हैं उनके मैनेजमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर है, जिससे आपका टाइम, आपका पैसा, ये इसमें सबका अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। इसमें ऐसा इसमें कुछ है और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन डेटा प्रोसेसिंग में SAP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट।
और कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके एग्जाम के हिसाब से इतना काफी है। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट करता क्या है, ये वो बता दिया है आपको कि जो फ्यूचर भविष्य के प्रूफ क्लाउड है, ईआरपी समाधान प्रदान करता है या फिर अगली पीढ़ी को शक्ति देना, इस तरीके का इसका काम है। नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर और ट्रिब्यूटरीज, नदियां और उनकी सहायक नदियां। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही से मैच नहीं कर रहा है, वो देखना है। देखिए इसमें नर्मदा यमुना जोड़ा सही नहीं है, गलत पूछा गया है इसमें। इसमें देखा जाए तो नर्मदा की जो सहायक नदी है, देखिए पूर्णा, गिरना, अमरावती। तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं, तवा हो गई, कावेरी है, चौरेल है, तो ये गलत है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर, इसकी सहायक नदियां देखेंगे तो कृष्णा की सहायक रिवर कौन सी है, भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, तो ये भी गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसमें थर्ड और फोर्थ। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभी रिसेंटली तिरुवनंतपुरम का जो थुम्बा है, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने जो गगनयान क्रू है, गगनयान क्रू की इसकी मदद के लिए एक मल्टीपर्पज के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, और वो ऐप है सखी। सखी क्या है इसका फुल फॉर्म? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये है सखी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गगनयान आने वाले टाइम में काफी चर्चा में रहेगा, क्योंकि ये ऐप क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्रियों का जो इस क्रू मेंबर है, इसमें जो क्रू जाएगा, उनके हेल्थ को लेके या पृथ्वी पर इसरो के साथ उनका संचार बनाए रखने में मदद करेगा, कम्युनिकेशन के लिए। और हमको पता है कि इसरो है जो गगनयान कब लॉन्च करने वाला है? 2025 में। अभी देखा होगा रिसेंटली आपने कि इसके जो एक रोबोट वगैरह कुछ थे, उनसे प्राइम मिनिस्टर बात भी कर रहे थे एक दिन रिसेंटली। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसका माप है? BOD। ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है आपके एग्जाम में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज क्या है? इसका यूज किया जाता है कि जो वाटर है, वाटर जल में कितने पॉल्यूटेंट हैं, जो दूषित जैविक पदार्थ हैं कितने हैं, उनको मापने के लिए इसका यूज लिया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये किसका माप है? प्रदूषण, पॉल्यूशन, या जो दूषित जैविक पदार्थ हैं उनका। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत, कौन सा है? चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है। चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कॉफी कर्नाटक की, कॉफी है जो कर्नाटक की ये प्रमुख फसल है, सही है। मूंगफली गुजरात में खरीफ की फसल है। मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है, ये भी सही। देखिए चावल जो है, राइस, ये उड़ीसा की कमर्शियल क्रॉप नहीं है, ये एक्चुअली अभी देखा होगा वो किसान वगैरह का आंदोलन है, तो ये इधर ही होता है ज्यादा, हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा और पंजाब की कमर्शियल क्रॉप है ये, ना कि उड़ीसा की। उड़ीसा की ये एक खाद्य फसल है, ना कि कमर्शियल फसल है।
हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोविंद कमेटी ये अभी चर्चा में थी काफी, और ये आने वाले टाइम में आपको और ज्यादा चर्चा में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक कमेटी बनाई थी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है रिपोर्ट। ये बनाई थी वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। हो सकता है आने वाले टाइम में, देखिए पहले एक साथ ही होता था पूरे देश में चुनाव, लेकिन बाद में कुछ चीजें बदली और उसके बाद से फिर ये अलग अलग करवाने लग गए, और ये एक साथ होना भी चाहिए। उससे क्या है, पब्लिक का भी टाइम बचेगा, बार बार वोट करने जाना। हर राज्य में, पूरे देश में कभी ना कभी चुनाव चलते ही रहते हैं किसी ना किसी राज्य में। उससे क्या है कि सरकारें भी काम करेंगी। नहीं होता क्या है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने जा रहा है, या फिर तेलंगाना में चुनाव है, कर्नाटक का मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने जा रहा है। तो इस तरीके से है जो सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी, जनता, सभी का काम। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सरकारी मशीनरी। तो एक साथ अगर पूरे देश में चुनाव हो जाए, कभी भी हो जाए, उससे किसको क्या फर्क पड़ता है? जिसको जनता वोट देगी वो जीत जाएगा। बाकी तो इस कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो डिसाइड करेगी, और फिर आगे कौन गवर्नमेंट आती है उसका क्या रुख रहता है वो तय करेगा। अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होनियोल, काबिनी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी कावेरी की है। देखिए अभी नहीं है, अभी तो कहना गलत होगा, लेकिन रिसेंटली तमिलनाडु और कर्नाटका, इनके बीच में ये वाद विवाद आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। कावेरी रिवर, ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, और ये हम चर्चा में ज्यादा आता है जब उनको कोई पॉलिटिकल इशू रहता है, जब अदरवाइज तो ये नॉर्मल चलता रहता है। तो ये कावेरी है, ये अभी चर्चा में है। दक्षिण भारत की रिवर है ये, और ये इसकी सहायक नदियां हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में पानी का विवाद चल रहा है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? देखिए एक क्वेश्चन 100% इस तरीके का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का। और इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। लोगों की जो इनकम है या जो उनका बेनिफिट है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इसके विपरीत, इसका ऑपोजिट होता है सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पे जो टैक्स लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। एक लाइन में अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो यही है, जो पब्लिक पे जो टैक्स लगता है ये डायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये समझ लीजिए। लोगों की इनकम और एक गुड्स एंड सर्विस, इसको थोड़ा सा और अगर टाइप पूछ ले जाते हैं कई बार, तो देखिए टैक्स है, टैक्स इसमें हो गया एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन सा होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है या कोई एसेट है, अनडिस्क्लोज्ड में भी जो कोई फॉरेन इनकम है, एसेट है, उस पे टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में एक और आता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो अगर ये
छोटा सा आप ये 3-4 चीजें भी याद रख लेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आता है जो आप उसको सही कर लेंगे, एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसको जरूर देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अभी रिसेंटली चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग साइट है उसको मान्यता दे दी है। उसका क्या नाम रखा गया था? देखिए, जो चंद्रयान-3 सक्सेसफुल लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के साउथ पोल पे चंद्रयान-3 की। इसरो का था ये चंद्रयान-3। अब इसको जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो यूनियन है, उसने IAU है, इसने जो इसको मान्यता दे दी है और वो नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। जहां विक्रम लैंडर ने लैंड किया था साउथ पोल पे, वो था शिव शक्ति पॉइंट। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? एक क्वेश्चन इस तरीके के जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर वगैरह का, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ये एक तरीके से अनुसंधान प्रयोगशाला घटक है कि एक इसकी जो घटक है CSIR की, वो ये है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। और ये इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। इसी तरीके के और 2-3 देख लीजिए आप। जैसे पूछा जाता है अगर आपसे भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो रासायनिक वाला है वो हैदराबाद में है। पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान है, पशु जैविक का तेलंगाना में है। इसके अलावा CSIR जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो भी नई दिल्ली में है। बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में है बागवानी का। और एक क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी का कहाँ है रिसर्च सेंटर? तो करनाल हरियाणा में है। कपास का पूछा जाता है अगर आपसे, तो कपास का है सिरकोट, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पे है? राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, ये वो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूछे जाते हैं एग्जाम में। धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है, तो आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान तेलंगाना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, केंद्रीय कपास का जो है कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये जिस सिरकोट है जो ये मुंबई महाराष्ट्र में। धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है ये हैदराबाद में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, क्रियात्मक शोध क्या होता है? क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध होता है जिसका पर्पज क्या होता है? क्रियात्मक शोध है, उसका पर्पज होता है कि जो डेली रूटीन के कामकाज हैं उनके में जो नियोजित हस्तक्षेप के माध्यम से किसी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है या कोई ग्रुप है या कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो व्यावहारिक समस्याएं हैं, व्यावहारिक समस्याओं को हल करना। जैसे वैकल्पिक प्रथाएं हैं, उनको अपनाने के माध्यम से समस्याओं के हल करने पे जोर दिया जाता है, या फिर इस समझ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, या फिर शिक्षण, व्यक्तिगत ज्ञान है, परीक्षण है और इसमें कोई एरर है, या फिर उसका प्रैक्टिस है, इस संवाद है, आपस में बातचीत, ये इसी तरीके के जो क्रियात्मक शोध हैं, ये मतलब दिन प्रतिदिन के कामकाज में नियोजित हस्तक्षेप के माध्यम से कोई किसी व्यक्ति, कोई समूह या कोई संस्था की व्यवहारिक समस्याओं को हल करना,
ये होता है क्रियात्मक शोध। अब इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो जैसे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। इसको लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा। अदरवाइज आप अपने मन से देखते हैं, फिर पता चल मिस हो जाती है कई सारी चीजें। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट, लेवल ऑफ टीचिंग लिस्ट सेकंड, मेन प्रोपोनेंट कौन है, ये जो टीचिंग का लेवल है इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है। मेमोरी लेवल की बात करते हैं तो हार्वर्ड ये सही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, ये तीनों ही सही मैच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है एग्जाम में, आगे आपको जब टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो ये सब डिटेल में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये आपको यूजफुल रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।